हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे भाई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और यहाँ 8वें लंब को आधार बनाकर कुछ चर्चा अलग तरह की यहाँ सामने आई। ग्वालों की गायें चोरी कर चली गई थी। वे दौड़ते हुए राजा के पास में आए। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया और एक प्रकार से चुराने वालों ने मानो चोरों को ललकारा हो, राजा को ललकारा हो चुराने वालों ने। यह बात एक प्रकार से राजा के अपमान की बात थी। जीवंदर कुमार भी उस अपमान को बर्दाश्त न कर सके और वे दौड़ते हुए वन की ओर चले गए। कि किसकी हिम्मत है जो हमारे यहाँ इस राज्य से गायें चुरा करके ले जाए। जब वे दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे तो अचानक देखते ही चेहरे खिल गए। कारण क्या था कि जो गायें चुरा करके ले गए थे वे कोई और नहीं थे, उन्हीं के मित्र थे जिन्होंने मिलने की अपेक्षा से ही गायें चुराई थी। वे जीवंदर कुमार के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि चोरी चले जाने की खबर सुनकर जीवंदर कुमार अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वे निश्चित ही दौड़ते हुए जंगल की तरफ आ जाएंगे। उनसे मिलने के लिए इससे अच्छा और कोई बहाना नहीं हो सकता है। फिर बहुत सुंदर यहाँ बात कह दी, मित्रों के मिलन के संदर्भ में बात कही। मित्रता किस तरह की होती है? जहाँ दोनों तरफ चित्त में आनंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। नीतिकारों के माध्यम से एक और विशेष बात कह दी गई जिसमें यह कहा गया कि सुनो भाई, एक तरफा प्रीति अत्यंत दुख देने वाली होती है। और उस एक तरफा प्रीति का खुलासा करते हुए हमने आपके बीच में ये बात कही कि सुनो, ये जो एक तरफा प्रीति है ये देह के प्रति है आपकी। शरीर हमसे स्नेह नहीं करता, हम शरीर के पीछे मरे जा रहे हैं शरीर संभालने के लिए। युगल जी बाबू जी कहते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस चेतन का कैसा नाता है इस देह से, लेकिन फिर भी आईने के सामने खड़े होते हैं और शरीर को संभालते रहते हैं। सुबह से शाम तक जितनी क्रियाएं होती हुई दिखाई देती है उसमें 99.9% क्रियाएं इस देह के लिए होती है। चाहे वो सोना हो, चाहे जगना हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे नहाना धोना हो, सब कुछ तो कमाना भी शरीर के लिए। इसकी मुख्यता से सब काम होते हैं। देश की मुख्यता से हो रहे हैं, देह की मुख्यता से काम हो रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, एक बात बतलाओ, देह तुम्हें कितना चाहती है? अजीब है वो तो, शरीर तो कुछ चाहता ही नहीं है। तो बोले सुन, ये तेरी एक तरफा प्रीति तुझे अत्यंत दुख देगी, इसलिए देह के नेह का त्याग करो, तन से तन्मयता को छोड़ो। ये तन की तन्मयता अत्यंत दुख देने वाली है। न केवल शरीर के प्रति अपनापन एक तरफा है, अपितु धन संपत्ति वैभव आदि के प्रति अपनापन भी एक तरफा है, क्योंकि वो भी सब जड़ है। कल तो हमने ऐसी बात भी कही थी, मकान टूटता है, दरार पड़ती है तो तेरे आंख से आंसू बहते हैं, और तू छोड़ करके भी चला जाए, मर भी जाए तो मकान की कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख देने वाला है। धन चला गया, पैसा चला गया, मकान चला गया, सब
बढ़ती चली गई, शरीर बिगड़ रहा है, शरीर की स्थिति बिगड़ रही है, तू रोता जा रहा है और शरीर और बाह्य संपत्ति वैभव आदि को इसकी रंच मात्र भी परवाह नहीं है। बोलो क्या करें? छोड़ो ना। देह के प्रति क्यों अपनापन लिए बैठे हो? देह के प्रति जिसने अपनेपन का त्याग कर दिया उन्हें जगत में कहीं दुख का कोई कारण हो नहीं सकता। बोलो। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, अमित गति आचार्य कहते हैं, भावना 32 सामयिक पाठ है उनका, अमित गति आचार्य का, सुनिए लाइनें। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। चमड़ी उतर गई तो रोम समूह कहाँ रहेगा? शरीर के प्रति जिसका अपनापन टूट गया, बोलो अब पिताजी के प्रति हो सकता है क्या? शरीर से ही नहीं, शरीर से अपनापन नहीं है, बोलो पत्नी से हो सकता है क्या? शरीर से अपनापन नहीं है, बच्चों से हो सकता है क्या? शरीर से ही अपनापन नहीं है तो मकान से क्या होगा? सारे संबंध शरीर से, सारे संबंध इससे हैं। इसलिए वो दीक्षा के प्रसंग में 201 नंबर गाथा से कहते हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी अमृतचंद्र व्याख्या करते हुए कहते हैं, वे क्या कहते हैं? हे इस शरीर के जननी के आत्मा। अभी अभी पढ़े ना, मैंने सुना ना वहाँ दादा प्रवचन कर रहे, प्रवचन सार पे शिविर में। मतलब तुम हो कौन? तुमसे हमारा क्या संबंध है? मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से संबंध नहीं है। और तुम कौन हो? तुम्हें भी क्या कहूं जो दिख रहे हो? शरीर। तो इस शरीर के जनक के आत्मा, शरीर का जनक सामने वाले का शरीर और उसका आत्मा, उसे संबोधन करके बात कर रहे हैं। कितनी मार्मिक बातें कही है भाई। शरीर से अपनापन टूट गया, अब सारे जगत से अपनापन टूट गया। जिसे हम ये कहते हैं ना, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, मोह कम होना चाहिए। मोह नहीं घट रहा है साहब, मोह घटे तो काम हो। सारे जगत में इस मोह 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 के छोड़ने की चर्चा की जाती है। हम आपसे कह रहे हैं, जिसे आप मोह छोड़ने की बात कह रहे हो, ये किससे छोड़ना है? धन से, शरीर से, शरीर से मोह, ये असली मोह है। और किसी चीज के प्रति मोह मोह नहीं है। बाल बच्चे परिवार के प्रति मोह को मोह नहीं कहते। मैंने एक दिन कही थी, एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो समूर्चन होते हैं, उनके माता पिता भाई बहन परिवार नहीं होते, तो उनके प्रति मोह भी नहीं है उनको। ये जीवन पूरा हो जाएगा मान लीजिए, तो बच्चों के प्रति मोह रहेगा क्या? और मोह रख करके आ जाओ जरा वापस, भगा दिए जाओगे, कीलित करवा दिए जाओगे, मंत्र तंत्र पढ़ करके भगाए जाएंगे। रे भैया भगाओ, हमें नहीं चाहिए, पसंद नहीं है हमारे। और तो और मरने के महीने भर बाद की बात तो छोड़ो, अभी मर गए क्या, और मरने के बाद रास्ते में ले जाते समय उठ करके बैठ जाओ, छोड़ के भाग जाए सब। बोलो इसलिए जब ले जाते हैं ना, क्या बांध करके ले जाते हैं कि उठ के बैठा नहीं हो जाए। आप बताओ क्या क्या झमेला है? जबरदस्ती उसको 10 तरह से बांधेंगे, रस्सियों से बांधेंगे शव को, उठ करके बैठा नहीं हो जाए क्या? और सुनो, क्या डर इतना लगता है उससे क्या कि 4 आदमी मिलके छोड़ने नहीं जाते, 40 और 400 को फोन करते हैं कि भाई सब आ जाओ, लेकर के चलेंगे। क्या सब मिलकर के जाते हैं उसे ले जाते समय, और फिर ले जा करके भी वहां शमशान में या जंगल में ले जाके छोड़ के नहीं आ जाते, वापस आ नहीं जाए, सब मिलकर के इकट्ठे होकर के उसको जला दो क्या, और तो और जल करके राख बन जाए तो हिंदू संप्रदाय में, और ऐसे तो उसकी राख तक को वो उड़ करके नहीं आ जाए उसे भी अस्थियां इकट्ठी करके गंगा जी में जाकर के, हरिद्वार जाकर के बहा करके आए उसको, हड्डियां भी। इतना ऐसी स्थिति है, ये शरीर के हाल है। तो भाई जो अंदर का चला गया है
तो अपने आप ही नाता टूट जाएगा। तो ये शरीर इस शरीर नहीं नया मिल जाएगा, उसके प्रति हो जाएगा। यहाँ ये कहना है शरीर के प्रति अपनापन टूटे जीते जी, ये पुरुषार्थ का काम है। बाकी सबके प्रति अपनापन तो अपने आप टूट जाता है, कुछ दम नहीं है। मकान बेच दिया, तुम्हारा अपनापन टूट गया। प्रयास के बाद भी टूटता नहीं है ना। औरों के प्रति नहीं, शरीर के प्रति नहीं, ये असली पुरुषार्थ है। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी 23वें कलश में जो बात कही, अही कथमपि मरपच करके तू एक काम कर बेटा, शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग कर। मरपच करके एक काम करने योग्य है, तत्व कौतूहली सब अनुभव कर। किसने? मूर्ते। ये जो मूर्त दिखाई देता है, पार्श्ववर्ती पड़ोसी बनकर, मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए इस शरीर का पड़ोसी बनकर के अनुभव कर। क्या जैन साहब, कैसा अनुभव कर रहे हैं बताओ? ये तो मैं ही हूं। ये सुंदर चमकती हुई काया सोने जैसी दिखाई दे रही है, सोने जैसा रंग है और चांदी जैसे बाल है। ये कितना पुराना है इसका, अनूप जलोटा का है। ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, ये चमकता हुआ, सुनो, ये ऊपर की चमक पर इतने आकर्षित मत हो। इस चमक में कुछ दम नहीं है। ये हालत ऐसी है, वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये जो वर्क चढ़ा है, वर्क है ना, वर्क सोने का, गोल्ड का वर्क, और किस पे चढ़ाओ? गोबर की मिठाई के ऊपर चढ़ाओ, ऊपर गोल्ड का, आपको चमकती हुई दिखती है मिठाई, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये ऊपर से मक्खी के पंख बराबर इतनी पतली, वो परत उतार करके देखे तो हालत ऐसी है कि तुम आंखों से देख नहीं पाए, तुम वहां खड़ा नहीं रह सके, देखना बर्दाश्त नहीं हो। ये हालत उस गोबर की मिठाई की नहीं है, ये हालत इस शरीर की है। ऊपर से चमकती हुई चमचमाती हुई काया दिखाई दे रही है, दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, और भीतर यासम जगत में और ना ही गिन गे है। ऐसा घिनौना पदार्थ सारे जगत में नहीं है। ये भीतर की स्थिति है। बाहर का माल अंदर आ जाए, अंदर का माल बाहर आ जाए, बोलो अंदर जो है तो कौन देखना पसंद करेगा? कितनी देर देखना पसंद करोगे और कब तक रहोगे? नाक मुंह सिकोड़ करके निकल जाता है। ऐसे ऐसे साड़ी से चलता है ना, साड़ी पहन कर साड़ी लगा लेते, नाक क्या है बोलो। जेंट्स के पास में रुमाल हो तो रुमाल नाक के आगे लगा लेंगे, और रुमाल और कुछ नहीं हो तो हाथ ही लगा करके निकले। कि क्या है ये गंदगी? ये शरीर के अंदर की गंदगी है जो बाहर निकली है। इसलिए भाई देह के प्रति अपनापन तोड़ो, ये मुख्य बात है, ये मूल बात है। फिर भी बातें क्या कही गई यहाँ? बुद्धिमान लोग एक तरफा प्रेम नहीं करते, वे उनसे प्रीति करते हैं जिनकी प्रीति आपके प्रति दिखाई देती है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये यहाँ तक की चर्चा कल हो चुकी थी। पेज नंबर है अपने 391। 391 इतने पढ़ लिए क्या अपन? राजा दृढ़ मित्र को आश्चर्य। क्या हो गया? हाँ किताबें ले लो, तो बहुत किताब की कमी नहीं है। देखो देखो, राजा दृढ़ मित्र को आश्चर्य। जामातरी चमत्कारो राज्ञो भून मित्र वीक्षणात् कृतिनोपि न गण्याहि वीतस्फीत परिच्छदः। जीवंदर कुमार के मित्रों को देखने से राजा दृढ़ मित्र को अपने दामाद जीवंदर कुमार के विषय में अत्यंत आश्चर्य हुआ, आश्चर्य लग रहा है उसको। फिर नीति निश्चय से पुण्यात्मा पुरुष समृद्ध सेनाधिक सामग्री से रहित भी नहीं समझने चाहिए।
अर्थात उनको बहुत सामग्री युक्त समझना चाहिए। ये कह रहे हैं बड़े गजब की नीति है, पुण्यशाली पुरुषों को कभी अकेला मत समझना। अकेला हो तो भी बहुत प्रभावशाली है वो। आपने क्या समझ लिया कि अकेला है? बिना सेना के गए ना ये जीवेंद्र कुमार, सेना साथ में नहीं थी, अकेले चले गए चोरों के बीच में। पुण्यशाली थे। नीतिकार कह रहे हैं भाई साहब, पुण्यशालियों का जो प्रभाव होता है वो जबरदस्त होता है। अच्छे अच्छे लोग पुण्यशालियों के आगे घुटने टेक देते हैं। आपका पुरुषार्थ फेल हो जाता है पुण्यशालियों के आगे। अब्दुल कलाम साहब का एक वाक्य मुझे याद आता है। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि भाग्य और पुरुषार्थ में से यदि मुझे कुछ चुनने का अवसर मिले तो मैं भाग्य को चुनूंगा, ऐसा बोले वो। उनका वाक्य है बहुत प्रसिद्ध। भाग्य और पुरुषार्थ में से यदि मुझे कुछ चुनने का अवसर मिले तो मैं भाग्य को चुनूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे पुरुषार्थ वालों को भाग्य वालों के यहाँ नौकरी करते देखा है। क्या क्या कहा? अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने वालों को मैंने भाग्यशालियों के यहाँ नौकर बनते हुए देखा है, नौकरी करते हुए देखा है। भाग्य ये चीज है, ये भाग्यशाली है, ये पुण्यशाली है। चक्रवर्ती कितने कक्षाएं पढ़ करके आता है बताओ? कितना पढ़ा लिखा होता है? सेठ जी कुछ नहीं पढ़े लिखे हो क्या, और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे IAS को अपने यहाँ नौकरी पर रखे। बोलो सामने है ना, सब दिखते हैं ना, मंत्री लोग दिखते हैं, सेठ लोग दिखते हैं, सब सर सेठ हुकमचंद जी। हाँ, कुछ नहीं, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता। बोलो पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसे बड़े बड़े सेठ आपको आज भी बहुत मिलेंगे। सेठ जी कुछ नहीं, छठी क्लास पास भी नहीं है, और जो उनके यहाँ काम करते हैं मुनीम, वो CA हैं, MBA हैं, काम करने वाले लोग, उनकी जी हजूरी करते हैं। बोलो तो भाग्य तो ऐसा ही है। इसलिए भाई साहब भाग्यशालियों से कभी टक्कर मत लेना। क्या ये सब पुण्यशालियों का काम है। एक नीतिकारों ने कह दी ये बात। देखो अब्दुल कलाम ने कहा क्या पढ़ा होगा, लेकिन अनुभवी व्यक्ति थे बहुत। नहीं, राष्ट्रपति तो बहुत है क्या, लेकिन आज राष्ट्रपतियों में भी कौन याद करता है? कौन से राष्ट्रपति को बताओ? ज्ञानी जैल सिंह जी भी थे, कौन याद करता है उनको? याद करने लायक ही नहीं। बोलो कितने कितने लोग, कितने राष्ट्रपति कितने हो गए, कितनों के नाम जानते हो? लेकिन भाई साहब अब्दुल कलाम साहब, उनको बच्चा आज कॉलेज का उनके ज्ञान के पीछे, उनकी योग्यता के पीछे, उनके अनुभव के पीछे, उनका एक्सपीरियंस और सब कुछ है। मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे। क्या उनका जीवन था और उनकी योग्यता, भाई साहब जबरदस्त व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे वो। खैर देखिए यहाँ तो क्या बात कह रहे हैं नीतिकारों ने, क्या बात कह दी है हमारे सामने। पुण्यात्मा पुरुष, वापस देखो लाइन, पुण्यात्मा पुरुष समृद्ध सेनाधिक सामग्री से रहित भी नहीं समझने चाहिए। अर्थात उनको बहुत सामग्री युक्त समझना चाहिए। अपने आप ही कमजोर मत समझो, सामग्री नहीं है तो क्या हो गया, वो सब है उनके पास में, वो अकेले ही बहुत है। जीवेंद्र कुमार की मित्र मंडली को देखकर राजा दृढ़मित्र को अतिशय आश्चर्य हुआ। वास्तव में देखा जाए तो पुण्यवान महापुरुषों को समृद्धि, परिवार और मित्रों से रहित नहीं समझना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं? पुण्यवान पुरुषों को समृद्धि से रहित मत समझो, पुण्यवान पुरुषों को परिवार और मित्रों से रहित मत समझो। वो पुण्यवान है, कब फौज खड़ी कर लेंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है। और पुण्यवानों की खुद की अकेले की सामर्थ्य बहुत होती है। एक बार भारत चक्रवर्ती के संबंध में इस तरह का प्रश्न खड़ा कर दिया सेना ने, लोगों ने, बाहर के कुछ लोगों ने चर्चा करते हुए, छह खंड के राजा, वो भी नाम दिखता है इनका। युद्ध क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, लड़ते हम लोग हैं क्या भाई, और नाम उनका होता है। सारी सेना जाती है, सारा युद्ध हम करते हैं। वो चक्रवर्ती का नाम 6 खंड के राजा है, विजयी है, ये काहे के विजयी है। ऐसी चर्चा 2-4 लोग खड़े होकर के कर रहे थे।
बाहर। आपको मालूम है चक्रवर्ती की कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य कितनी होती है? 12 योजन तक के शब्दों को सुन ले। क्या एक रिद्धि है संभिन्न संश्रोत्र पदानुसारी, संभिन्न संश्रोत्र, भिन्न भिन्न शब्द समझ ले। ऐसी भी एक कर्णेंद्रिय की एक सामर्थ्य रूप रिद्धि हुआ मंडलायुं में होती है। रिद्धिधारी मंडलायुं में होती है, लेकिन चक्रवर्ती की सामर्थ्य भी कम नहीं होती। 12 योजन तक के कान से शब्दों को सुन ले वे, इतनी सामर्थ्य। 12 योजन तक से सुन ले वे हैं। 1 योजन 4 कोस का, तो 48 किलोमीटर है। 4 कोस 48 कोस हो गया, और 48 1 कोस में 3 किलोमीटर, और 48 कोस माने 150 किलोमीटर। आवाज करंट पकड़ लेते हैं उसको, आवाज पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन कर्णेंद्रिय की ऐसी सामर्थ्य है। यहाँ बैठे बैठे अजमेर में यदि कहीं कोई बात चल रही हो, 2 लोग बात कर रहे हो, और चक्रवर्ती यहाँ बैठे बैठे उनकी आवाज बात सुन ले। ये कर्णेंद्रिय की उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, उनकी सुनने की ताकत। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़ों में से रात को कौन सा घोड़ा रोता रहा, दर्द के मारे कराहता रहा, कितने नंबर का, ये चक्रवर्ती पहचान लेते हैं वो लोग। और सुबह बुला करके आदेश दे देवे, ये इतने करोड़, इतने लाख और इतने हजार, इतने 100, इतने वाला जो घोड़ा है, इतने नंबर वाला, उसकी तकलीफ है पैर में, जाकर के संभालना उसको। वो रात भर सोया नहीं, वो रोता रहा। कैसी सामर्थ्य, कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य। तो घटना क्या चल रही थी जैसा बातचीत करे थे, 3-4 आदमी हैं। चक्रवर्ती के अवधि ज्ञान का तो मेरे को ऐसा पढ़ने में नहीं है ध्यान में। बिना अवधि के सामर्थ्य होता है। इंद्रियों की सामर्थ्य बहुत है। स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य 9 योजन को जानने की है। चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य 47,263 योजन तक जान लेने की है। चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य 47,263 योजन, सूर्य विमान तक। अकर्तन चैत्यालय के दर्शन कर ले। सूर्य जब पहली गली में होता है और चक्रवर्ती जब अपने महल की छत पर होता है, तो महल की छत से लेकर के सूर्य बिंब की दूरी 47,263 योजन होती है। कैलकुलेशन करके निकाली है मैंने अपनी पीएचडी में, कैलकुलेशन करके फिगर दिया आचार्यों ने, 47,263 योजन। अब वो कैसे कैसे घटित होता है, कितना कहाँ से कैलकुलेशन होगा, कहाँ कितनी है, कितनी हाइट, इतनी दूरी, और यही इस तरह से बैठता है सब। बोलो। सो आप सोचिए कितनी उसकी सामर्थ्य है। बाहर सुन लिया, चर्चा बुला लिया उनको, उंगली टेढ़ी करके बैठ गए अपनी सिट की उंगली को, सिट की उंगली को टेढ़ा करके बैठ गए। यार उंगली टेढ़ी हो रही है, सीधी नहीं हो रही, सीधी करे इसे कोई, कौन सीधी कर सकता है? सेनापति को बुलाया, अरे अभी सीधी कर देता हूँ, क्या दम है? एक उंगली को सीधी करने में टेढ़ी हो गई, इसको सीधी करने में क्या होगा? अभी कर देते हैं हम। इस उंगली को सीधी करना है ना, ताकत लगाई उसने, कुछ नहीं हुआ। बहुत ताकत लगा ली, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, उंगली सीधी नहीं हुई। अब क्या करें? धीरे धीरे करके बेटा सबको लगा दिया उंगली सीधी करने के लिए। दूसरे लोगों ने ताकत आजमा ली, और दूसरे लोगों ने ताकत आजमा ली। राजेश जी भाई साहब, चक्रवर्ती की उंगली की बात कर रहे हैं अपन। एक सिट की उंगली टेढ़ी कर ली उसने जानबूझ के, और सुनो, हाथी लगा दिए, घोड़े लगा दिए, रथ जोत दिए गए, पूरी सेना लाइन से लग गई, उसके बावजूद उंगली सीधी नहीं कर सके। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े लग गए। चक्रवर्ती की सामर्थ्य की बातें पुराणों में लिखा है, काल्पनिक कथा नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति परीक्षण के संबंध में आचार्यों ने कथन लिखे हैं। फिर क्या हुआ? जानबूझ के की थी ना, जब सब लोग ताकत लगा रहे हैं खींचने के लिए, उन्होंने उंगली को सीधा कर दिया, सारे के सारे धड़ाम से पीछे जाकर के गए। और फिर अचानक उन्होंने उस उंगली को वापस ऐसे खींचा, तो सब खींच करके सब समझ में आ गई सबको क्या उनकी एक उंगली की ताकत कितनी है। क्या चीज? नहीं, सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग है। देखो, चक्रवर्ती की सामर्थ्य अलग है, नारायण की सामर्थ्य अलग है,
प्रतिनारायण की अलग, बलभद्र की अलग है, सबकी सामर्थ्य अलग अलग, अपने अपने पुण्य प्रमाण होती है। वज्र वृषभ नाराज सैनन तो सामान्य लोगों के भी होता है। वज्र वृषभ नाराज सैनन तो जो उनकी जितने सिपाही थे, सैनिक थे और जो लोग थे, उनके भी वज्र वृषभ नाराज सैनन हो सकता है, क्योंकि चक्रवर्ती के साथ में दीक्षा ले लेंगे, मोक्ष भी चले जाएं, उनकी सेना में सिपाहियों में कितने लोग होंगे, हजारों लोग होते हैं, जा सकते हैं कोई भी। मोक्ष जाने की योग्यता है वज्र वृषभ नाराज सैनन। क्या है ये वज्र वृषभ नाराज सैनन? नाम सुना है कभी? कहाँ है? नामकर्म की प्रकृतियों। आज बच्चे सुनाने वाले हैं कर्मों की 148 प्रकृतियां। साथ में भी हो जा सकता, सामर्थ्य पावर वाली बात है। बच्चे 148 कर्म प्रकृतियां सुनाएंगे जिन सब, क्या आज भैया कितनों को याद है? यहाँ बैठे लोग सब दिल थाम के बैठना, जिन्हें नहीं हो वे हिम्मत रखना। 148 नाम, क्या बात कर रहे हो आप? ये सुनाने वाले 6 बच्चे हैं, इतने हैं अभी। नाम की 93 है, पूरे कर्मों की 148 है, पूरे कर्मों की 148 सुनाने वाले। चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो सुनेंगे अपन पूरा करने के बाद। अभी तो बात ये चल रही थी उसकी ताकत, चक्रवर्ती की। ऐसा मत समझ लेना कि वो अकेला है। बात क्या कही जा रही थी? पुण्यशाली है, महापुरुष है, अकेला मत समझो, वो अकेला ही बहुत है। ये जितनी हिंदी मूवी आती है, सारी पिक्चरों में वो हीरो अकेला ही काफी होता है पूरी लोगों पे, ऐसा ही है ना? तो यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हीरो है, यहाँ जीवेंद्र कुमार हीरो है हमारे इस पिक्चर के। ये जीवेंद्र कुमार अकेले ही बहुत है, कितने भी लोग आ जाओ। विशेष अर्थ देखिए, राजा दृढ़ मित्र को अपने जवाई जीवेंद्र कुमार के पुण्य प्रताप, समृद्धि, परिवार और मित्र मंडली का पता ही नहीं था, उसको मालूम नहीं था। अतः उनको जीवेंद्र कुमार की मित्र मंडली को देखकर ही अतिशय आश्चर्य हुआ। भाई और मित्रों के मिलन से जीवेंद्र कुमार का आनंदित होना, भाई भी मिल गया, नंदाटे आ गया था और वो भी आ गए, बहुत आनंदित हुए। समित्रावर जोरस्य दतिमात्र मसौकृति एकेच्छा नाम तुच्छानाम नहिन्य संगमात्सुखम। छोटे भाई और मित्रों सहित विद्वान जीवेंद्र कुमार अत्यंत हर्षित हुए। निश्चय से श्रेष्ठ पुरुषों के एक सी इच्छा रखने वालों के समागम से बढ़कर और कोई दूसरा सुख नहीं है। क्या क्या नीति 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 क्या कही? नीति, नीतियों की तरफ ध्यान दिया करो, आप तो बड़े मार्मिक होती हैं। निश्चय से श्रेष्ठ पुरुषों के दूसरा सुख नहीं है। वाक्य क्या है? श्रेष्ठ पुरुषों के दूसरा सुख नहीं है। किसके समान? एक सी इच्छा रखने वालों के समागम से बढ़कर। अच्छे लोग होते हैं ना, श्रेष्ठ लोग, आप हम जैसे लोग जो हैं, क्या तो अपनी जैसी रुचि रखने वाले स्वाध्यायी लोगों को देख करके, समागम देख करके कितने प्रसन्न होते हैं। एक रुचि वाले एक मंच पे सहज आ जाते हैं। हाँ, एक रुचि वाले एक मंच पे सहज आ जाते हैं। एक रुचि वालों का संगठन अपने आप बन जाता है। एक रुचि वालों का आपस में एक दूसरे के साथ में सामंजस्य दिखाई देता है। एक रुचि वाले लोग आपस में एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही चाय पीने वालों का ग्रुप अलग बन जाता है, गुटखा खाने वालों का अलग बन जाता है, पढ़ाई करने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है। अपने आप ही ऐसा होता है, सहज में देखा जाता है ऐसा। तो ये तो नीति है भाई। देखिए सरल अर्थ नीचे, अपने मित्रगण और छोटे भाई नंदाटे से मिलकर पुण्य पुरुष, पुराण पुरुष भी कहते हैं इनको, पुण्य पुरुष भी कहते हैं। उसमें आती है ना, आप लोग जो पूजा प्रतिज्ञा पाठ बोलते हैं, पुराण पुरुष है, क्या क्या शब्द है वहाँ? पुरुष पुराण, अरहंत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तु नून मखिलान्य में कहे। क्या है? अरहत
पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान। पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन, ये पुराण पुरुष क्या है? पुरुष पुराण, पुराण पुरुष क्या होते हैं? ऐसे महापुरुष जो मोक्षगामी हैं, 169 महापुरुष लगा लो सब, वे पुराण पुरुष कहलाते हैं। ये जीवनधर कुमार भी पुराण पुरुष थे, ये पुरुषोत्तम है। ये देखिए पुण्य पुरुष जीवनधर कुमार को अत्यंत आनंद हुआ, आनंद नहीं अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि समान विचार वाले भाइयों और मित्रों की संगति से, समान विचार वाले मित्र, समान विचार वाले भाई, इनकी संगति से महापुरुषों को सर्वाधिक प्रसन्नता होती है। बहुत प्रसन्न होते हैं ये, सर्वाधिक प्रसन्नता होती है उन्हें। विशेष अर्थ देखें आगे। मनुष्य को इष्ट के संयोग जैसे माता पिता, इष्ट संयोग है ये सब, भाई बहन आदि के मिलने पर प्रसन्नता होती ही है, तथापि इन सब से भी अधिक इष्ट मित्रों के मिलने से प्रसन्नता होती है। उनका संयोग अत्यंत प्रिय होता है। इसका एकमेव कारण विचारों की समानता ही है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने यहाँ। विचारों की समानता जहाँ होती है ना, उन्हें देख करके चित्त प्रसन्न हो जाता है। आप जैसे विचार वाले लोग मिल जाएं, क्या आपको चेस खेलने में बहुत आनंद आता है, और सामने कोई ऐसा आ गया जो चेस खेलने वाला है, तो फिर देखो आप साथ में बैठ के खेलते। माने विचारों की समानता जहाँ होगी, इसलिए समान विचार वालों में बहुत पटती है। लाइक माइंडेड कहते हैं ना अपन, एक जैसे विचार वाले हैं, जैसे हमारे विचार वैसे इनके विचार। और तो और इतनी बात से खुश हो जाता है कि अरे आप चाय नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता यार। इतने से विचार मात्र से खुश हो जाता है सामने वाले के इतने से विचार सुन करके। ये कह रहे हैं जहाँ समान विचार दिखाई देते हो, समान स्वाध्याय करने वाले दिखाई देते हो, समान खेलों में खेलने वाले दिखाई देते हो, समान पठन पाठन वाले हो, समान बुद्धि वाले हो, एक समान हो, तो आनंद ही कुछ और होता है। ट्रेन में सफ़र करते हुए भी यदि सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसे विचारों वाला मिल जाए तो सफ़र बहुत अच्छा कटता है। एक जैसे विचार वाला हो तो बोलो, आप यदि सामने वाला व्यक्ति आप जैसे विचारों वाला मिल जाए, और बात करते करते आप कहीं दक्षिण भारत से आ रहे थे, और बात करते करते पता लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि जयपुर, कि हम भी जयपुर ही जा रहे हैं। अब इतनी सी बात में कितनी प्रसन्नता होगी। इतनी बात मिल गई ना कि वो भी जयपुर के और हम भी जयपुर के हैं, और बाद में मालूम चला कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कि श्रवण बेलगोला वंदना। अच्छा जैन है आप भी, क्या हम भी उधर से ही आ रहे हैं। फिर क्या होता है, वो कितनी प्रसन्नता हो जाती है। फिर तो फिर बातें शुरू हो जाती है, फिर आपसी चर्चाएं शुरू हो जाती है, फिर समाज को लेकर के, इनको लेकर के, और जो भी बातें हों, और फिर उनमें स्वाध्यायी व्यक्ति हो, बोलो आत्मा परमात्मा की बातें करने वाले हो, 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा करने वाले हो। मुमुक्षु मिल जाए, बोलो न्याल जी साहब मुमुक्षु ही हो, पहचानते नहीं थे अपन, और मालूम चला बात करने पे तो कितना प्रसन्न होता है चित्त। फिर तो टिफिन खुल जाते हैं भाई साहब। क्या विनोद जी कोटा वाले जयपुर रहते हैं यहाँ? हाँ होता ही है इसी तरह, सहज हो जाता है इस तरह का। हाँ, ये समान प्रीति वालों के संदर्भ में इन्होंने यहाँ ये नीति कही है। ये संयोग इनका एकमात्र कारण विचारों की समानता है। चलिए नीचे पैराग्राफ देखिए। मित्र की मित्रता में मूल विचारों की एकता ही है। मित्र की मित्रता में मूल क्या है? विचारों की एकता। विचार नहीं मिलते ना तो दोस्ती भी नहीं होती। विचार मिलेंगे तो दोस्ती होगी। पढ़ने वालों की दोस्ती पढ़ने वालों के साथ में होगी, और क्लास से बंक मारने वालों की दोस्ती उनके साथ में होगी। ऐसा ही है, उसमें क्या है? क्रिकेट खेलने वालों की दोस्ती फुटबॉल वालों के साथ में नहीं होगी, क्रिकेट वालों के साथ में होगी। बिल्कुल सहज है, ऐसा बिल्कुल नियम। माने समान विचार वालों में ही मित्रता होती है। मित्रता का कारण भी यही है। ये तो मन मिलते हैं,
बहुत। इस मनुष्य को एक बार भोजन पानादि में अनुकूलता न हो तो चल सकता है, परंतु अपने विचारों से अनुकूलता रखने वाले मित्र अधिक अपेक्षित होते हैं। विचारों में समानता हो। जीवनधर कुमार को समान विचारधारा वाले मित्र मिले हैं, अतः उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई है। चलिए, मित्रों के सत्कार से जीवनधर कुमार का विचार मग्न होना, विचार मग्न हो गए मित्रों के सत्कार से। मित्रों का भी सत्कार किया गया होगा। हाँ, अयथा पुरसम्मानात् संशेत सखी नसौ विशेते ही विशेषज्ञो विशेषाकार वीक्षणात्। जीवनधर कुमार ने मित्रों के द्वारा अपना विलक्षण अपूर्व सम्मान होते देख मित्रों पर संदेह किया। ये क्या हुआ? मित्रों ने कैसे सम्मान किया? ये सम्मान कैसे? मित्र क्यों सम्मान कर रहे हैं? क्या हो गया? निश्चय से विशेषता को पहचानने वाला बुद्धिमान विशेष देखने से संदेह करने लगता है। कुछ न कुछ इनको संदेह हो गया कि कुछ न कुछ तो बात है। आखिर ये विशेषता ये सामान्य नहीं है। सामान्य होती तब तो बात समझ में आ रही है। आप अभी घर पहुंचो और घर पहुंचते ही आपकी आरती उतारने लगे, ये क्या हुआ भैया? आपको लगेगा ये क्या हो गया? तो समझ में नहीं आ रहा है। आज कोई कहानी समझ में नहीं आ रही है, ये क्या बात है? कुछ भी मतलब आरती की तो मैंने बात कह दी है। आप समझ लो, ऐसे कुछ भी ऐसा आश्चर्यकारी घटना हो। मान लो आपके हस्बैंड जो कभी आपको ध्यान नहीं देते थे, वो मिठाई लेकर के खड़े थे आपके लिए। लो मुंह मीठा करो, क्या बात है? क्या हुआ? क्या है ये तो बताओ। चक्कर क्या हुआ आज? माने जब आश्चर्यकारी बातें दिखती है, मेरे सम्मान का क्या क्या मतलब है? ये सरप्राइज में क्या होता है? ऐसा ही तो होता है। जब सरप्राइज दिए जाते हैं, अज्जू भैया को तो ले गए कहीं इधर उधर क्या, और 25वीं एनिवर्सरी थी इनकी, और ये जब अचानक पहुंचे तो फिर क्या हुआ? एकदम ये क्या है भाई साहब? हमें तो मालूम ही नहीं था ये सब। हम तो ये सोच रहे थे कि सब लोग भूल ही गए कि आज हमारी एनिवर्सरी है। हुई ना? अभी तो हुई है। अभी याद रहे 25वीं एनिवर्सरी पे तो ले गए थे। तो ये जो इन्होंने जो खिलाए ना समोसे केले के बनवा करके स्पेशल, ये उसी के उपलक्ष्य में थे। मिठाई के साथ में मिठाई कौन पूछता है? आजकल मिठाई खाने वाले कम दिखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इनको आश्चर्य हुआ। देखें जरा, संदेह लगा। सरल अर्थ देखो नीचे, अपने मित्रों द्वारा किया गया स्वयं का अपूर्व और विशेष सत्कार देखकर जीवनधर कुमार स्वयं अपने मित्रों के प्रति संदेह करने लगे, क्योंकि विशेष को जानने वाले विशेषज्ञ बुद्धिमान पुरुष विशेषताओं को देखकर संदेह करने लगते हैं। विशेषार्थ, मित्र तो मित्र होता है, उससे विशिष्ट आदर सत्कार की अपेक्षा नहीं होती। मित्र आदर सत्कार करते हैं क्या? मित्र तो खींच के देते हैं। मित्रों की तो ऐसी होती है, कुछ भी मित्र सत्कार करेंगे, मित्रों से सत्कार की अपेक्षा नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों से काहे का सम्मान? आपस में बड़े छोटेपन में की बात होती है, सम्मान की बात तो कहाँ सम्मान। जीवनधर कुमार के मित्रों ने यहाँ सामान्य व्यवहार से अधिक विशिष्ट जाति के आदर सत्कार का व्यवहार किया। अतएव जीवनधर कुमार को संदेह हुआ कि कहीं इन्हें मेरे राजकुमार होने का तो पता नहीं लग गया। संदेह है, किसी को पता नहीं थी साहब ये बात। आपको मालूम है, जीवनधर कुमार इनका जन्म हुआ था शमशान में। राजा के बेटे थे, और राजा के जो सेनापति थे उसने धोखे से राजा के साथ में छल किया। तो राजा को जब पता लगा आक्रमण हो रहा है, तो फिर अचानक क्या हुआ, उसने गर्भवती पत्नी को, रानी को एक विमान में उठा करके भेज दिया। पीछे से राजा मारे गए, जो भी हुआ स्थिति हुई, और वहाँ शमशान में जाकर के विमान टूट करके गिर गया, वहाँ जन्म हुआ। अब कोई राज्य पीछे से दूसरा व्यक्ति करने लग गया। ये सेठ के यहाँ जाकर के पले बड़े हुए जीवनधर कुमार।
बाद में इनको उस सीक्रेट का पता लगा जीवंदर कुमार को कि मैं राजा का बेटा हूँ, और किसी को पता नहीं था, सेठ को भी पता नहीं था जिसने पाला है। उसको तो कहीं से कोई इनके गले में वो स्वर्ण मुद्रा इस तरह की राजमुद्रा दिखी, उससे पता लग गया ये है, तो उसने भी छिपा ली बात, बताया नहीं किसी को भी। इनके गुरु ने अपने विशेष ज्ञान से जीवंदर कुमार को पढ़ाते समय बता दिया कि तुम्हारा अधिकार है शासन के ऊपर, राज्य के ऊपर, तुम ध्यान रखना। गुस्सा आ गया एकदम, बदला लेने की सोची, गुरु ने मना कर दिया, अभी अवसर अच्छा नहीं है, किसी को बताना मत और धैर्य रखो थोड़ा सा। फिर बाद में निकल गए, जो कुछ भी हुआ घटनाएं घटती गई इधर उधर से। अब ये मित्र आकर के ये सम्मान कर रहे हैं, तो जीवंदर कुमार को ऐसी शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इन्हें पता लग गया हो कि ये जो हमारे दोस्त थे ये दोस्त नहीं है, ये तो महाराजा हैं, हम कहाँ ग्वाले, हम कहाँ साधारण से लोग, व्यापारी वणिक लोग, और ये कहाँ राजकुमार। ऐसा संदेह जीवंदर कुमार को हुआ। पता नहीं जो भी हुआ, और देखो आप क्या कह रहे हैं। अतएव जीवंदर कुमार को संदेह हुआ कि कहीं इन्हें मेरे राजकुमार होने का पता तो नहीं लग गया, जिससे मेरे अन्य मित्र होने पर भी, अनन्य मित्र, अन्य नहीं अनन्य, अनन्य माने बहुत घनिष्ठ, अनन्य माने एक में एक, अनन्य माने कोई दूसरा नहीं है, अनन्य माने अपने ही है, बिल्कुल खास। ऐसे मित्र होने पर भी वे इस समय मेरा विशेष आदर सत्कार और सम्मान कर रहे हैं, अथवा इस व्यवहार में उनका और कुछ भी अभिप्राय छिपा हुआ हो सकता है। ये विचार जीवंदर कुमार के मन में चलने लगा। जीवंदर कुमार को ऐसा संदेह मन में उत्पन्न हुआ। आगे पढ़ो, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ी कहानी चल रही है, कोई मार्मिक बात, कुछ और तात्विक बात आए। देखिए एक श्लोक और पढ़ेंगे। जीवंदर कुमार का अपने मित्रों से प्रश्न, 35 नंबर श्लोक। रहस्येव वयस्येषु तन्निधान मचोदयत एक कंठेषु जाता ही बंधुता यम तिष्ठते। एकांत में ही जीवंदर कुमार ने मित्रों से उसका कारण पूछा। निश्चय से एक से अभिप्राय वाले बंधुओं में उत्पन्न हुई मित्रता ही स्थिर रहती है, मित्रता ही स्थिर रहती है बंधुओं में। देखो सरल अर्थ, जीवंदर कुमार ने अपने पुराने स्नेही मित्रों से अलग लाए साइड में, और एकांत में अपूर्व आदर सत्कार करने का कारण पूछ ही लिया, क्योंकि सदैव समान व्यवहार करने वालों में ही मित्रता स्थिर रह सकती है। ये तो समान व्यवहार करोगे तो ही मित्रता स्थिर रहेगी। यार तुम तुम्हें इतना सम्मान कर रहे हो, तुम जबरदस्ती, तुम्हें तो दोस्ती नहीं रह पाएगी। फिर मित्रता की स्थिरता तभी संभव है जब व्यवहार समान रीति से हो। आपने यदि कुछ अलग व्यवहार करना, आपने ज्यादा फॉर्मेलिटी करना शुरू कर दिया, तो फिर अब यार ये मित्रता नहीं चलेगी। मित्रों से तो मित्र जैसा ही व्यवहार होता है, होना भी चाहिए। देखिए जरा, मित्रता का मूल आधार ही परस्पर समान प्रेम परिणाम का होना है, और समान प्रेम परिणाम का कारण विचारों में समानता का होना ही है। यदि मित्रता का मूल आधार स्वार्थ हो तो मित्रता टिकती नहीं। स्वार्थ के आधार पर मित्रता हो, पैसे के आधार पर मित्रता हो, धन के आधार पर मित्रता हो, मित्रता करने वाला व्यक्ति स्वार्थी हो तो टिकेगी नहीं वो मित्रता। क्योंकि जहाँ स्वार्थ को धक्का लगता है वहाँ मित्रता को टूटते देर नहीं लगती। जीवंदर कुमार और उनके मित्रों में एकता के आधार से ही प्रीति उत्पन्न हुई थी, एकता के आधार से प्रीति थी। अतः मित्रता स्वाभाविक रूप से स्थिर हो गई थी। आपस में प्रीति थी, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम करते थे, अपने घनिष्ठ हैं, अपने सगे मित्र हैं, तो ये जो आपसी प्रीति थी, ये व्यवहार उनका बहुत लंबे समय से चल रहा था। क्योंकि ये तो राज्य से निकल गए थे बहुत लंबे समय पहले, और वो दोस्त खोजते हुए आए, तो उनकी जो दोस्ती थी ये बहुत पुरानी है। जिन लोगों के जीवन में मित्र बनते और बिछुड़ते हैं, उनके संबंध में तो यह समझना चाहिए
कि उनकी मित्रता की आधारशिला ही गलत है। जिनके जीवन में मित्र मिलते बिछुड़ते रहते हैं, इसका मतलब उन्होंने मित्र बनाया है वो समान विचारधारा के आधार पर नहीं बनाया, स्वार्थ के आधार पर बनाया। इनसे स्वार्थ पूरा हो गया, ये मित्र छूट गए, दूसरों से स्वार्थ पूरा होने लगा, मित्र दूसरे हो गए। तीव्र कषाई लोगों की मित्रता को शत्रुता में बदलते देर नहीं लगती। ओह, ये आई कुछ बात। कषाइयों की तीव्रता जहाँ होती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। इसलिए कषाइयों की तीव्रता जहाँ हो वहाँ मित्रता नहीं होनी चाहिए। जिसके अधिक मित्र हैं वह स्वयं मंद कषाई अर्थात पुण्य परिणामी है। ये भी एक बात है। जिनके मित्र ज़्यादा हैं इसका मतलब वो मंद कषाई है, इसका मतलब वो पुण्य परिणामी है, इसका मतलब वो सरल स्वभावी है। क्योंकि तीव्र कषाई लोगों के मित्र नहीं होते ज़्यादा। क्या आपका मधुर व्यवहार, आपकी प्रसन्न मुद्रा, आपकी चेहरे की मुस्कान, क्या यही तो है मित्रता का आधार। आपस में मित्रता दिखाई देती है, आपका संबंध दिखाई देता है इस प्रकार का। और यदि आप में कषाएं तीव्र हैं तो फिर मित्रता नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। जीवेंद्र कुमार का मित्रों से बहुत काल तक वियोग तो रहा, पर उनसे मित्रता अखंडित रही। ये तो प्रश्न किया था, प्रश्न के उत्तर में क्या बात आई ये पता लगेगा हमारे को कल 9:15 बजे। अभी की बात को यही विराम देते हैं हम लोग, कल इसके आगे चर्चा को अपन बढ़ाएंगे।